तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की वीडियो में। सो अगेन आई एम हियर विद द हिंदू न्यूज़पेपर। सो हे गाइस, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने द हिंदू के न्यूज़पेपर को लेकर। और यहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर को और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं फिर से कि यहाँ पे हम लोग हमारे पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज अलग रहता है। यहाँ पे एक बार हम लोग इंग्लिश वर्जन समझेंगे और एक बार हम यहाँ पे हिंदी वर्जन को समझेंगे। ज़्यादातर हमारा फोकस हिंदी वर्जन पे ही रहेगा क्योंकि मोस्टली जो एस्पिरेंट है उनको इंग्लिश से हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हिंदी में ही बताना पसंद करूँगा। और अगर किसी भी प्रकार की आपके पास क्वेरीज होगी तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स पे उसको लिख कर हमें बताइएगा। और अगर होगा ऐसा कुछ काम करने लायक आपके लिए तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे विदाउट एनी वेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर गाइस, यहाँ पे जो दिया गया है टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज चैलेंजिंग ईडब्ल्यूएस कोटा इन जुलाई। क्या मतलब है इसका? कहा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बताया जा रहा है। फिर आगे है कि वैलिडिटी ऑफ 8 लाख क्राइटेरियन एज द एनुअल इनकम लिमिट हैड कम इनटू क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, कहा जा रहा है कि वार्षिक आय सीमा के रूप में 8 लाख मानदंड की वैधता सवाल के घेरे में आ गई है। तो यहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है। तो चलिए फिर अब समझते हैं कि न्यूज़ में है क्या। तो यहाँ से चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि कानून संवाददाता नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस साल जुलाई में सुनवाई शुरू करेगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग डब्ल्यूईएस की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला, शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दें। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि न्यायमूर्ति डी के नेतृत्व वाली पीठ वाई चंद्रचूड़ ने मुख्य रूप से ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान के लिए वार्षिक आय सीमा के रूप में 8 लाख तय करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग करते समय 28 लाख मानदंड की वैधता सवालों के घेरे में आ गई थी। ऐसा यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ दी गई है। और थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। यहाँ पे और बताया भी जा रहा है, चलिए और थोड़ा सा समझते हैं इसको। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एनआईटी प्रवेश याचिकाओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने प्रस्तुत किया कि 2022 और 23 बैचों के लिए एनआईटी पीजी स्नातकोत्तर परीक्षा जल्द ही होने वाली थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत के दोबारा खुलते ही हम इसे रखेंगे और हम तारीख देंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ कुछ करके एक न्यूज़ है। और थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। कहा जा रहा है कि लगभग 17 जनवरी 2019 को सरकार के एक अतिरिक्त ज्ञापन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों में आरक्षण के लाभ के लिए डब्ल्यूईएस के रूप में पहचाना जाएगा। मतलब जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो उनको डब्ल्यूईएस की श्रेणी में रख दिया जाएगा। आगे क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओएम संविधान 100 और तीसरा यानी कि 103 का मतलब यहाँ पे 103 की बात हो रही है। संशोधन अधिनियम जिसने डब्ल्यूएस कोटा पेश किया है 14 जनवरी 2019 को लागू होने से ठीक 3 दिन पहले जारी किया गया था। अदालत ने यह भी सोचा कि क्या 8 लाख की सीमा थी अन्य पिछड़ा वर्ग कोटों में क्रीमी लेयर की पहचान करने के मानदंड पर आधारित है। पूर्व वित्तीय संस्थान की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति यहाँ पे गठित की गई थी। और इसके अलावा अगर बात करें, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नयन सचिव अजय भूषण यानी कि क्या है, इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको पास कर लेता हूँ। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ से कहा जा रहा है कि 8 लाख की सीमा की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित एक पांडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वित्तीय सीमा ओबीसी क्रीमी लेयर कट ऑफ का यहाँ पे यांत्रिक अंगीकरण नहीं थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी कि समीक्षा समिति 28 लाख की सीमा को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने 8 लाख की सीमा को सही ठहराने की पूरी कोशिश की है। साथ ही साथ आगे बताते हैं कि केंद्र ने वार्षिक आय सीमा का बचाव किया था। सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पूछा था कि क्या सामान्य ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि ईडब्ल्यूआर निर्धारित करने के लिए 8 लाख या फिर एक तर्कहीन आय सीमा थी। तो ऐसा करके यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ दी गई है और इसका सिंपल सा जो मोटो है मैं
मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे वो फैमिली जो 8 लाख से लगभग कम सैलरी वाले हैं तो उनको ईडब्ल्यूईएस की श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट सुनाया है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। चलिए चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, हम लोग सिंपल से समझते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है बहुत ही सिंपल है। कहा जा रहा है कि पैंगोंग ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज इन अ ऑक्यूपाइड टेरिटरी सेंटर। क्या मतलब हुआ? पैंगोंग पुल का निर्माण कब्जे वाले क्षेत्र केंद्र में है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मुझे लगा ये भी इंपॉर्टेंट, तो मैं थोड़ा सा इसको भी आपको बता ही देता हूँ कि है ये। कहा जा रहा है कि करेंट ब्रिज इज द मैन वन स्मॉलर वन वॉज टू सपोर्ट इट्स कंस्ट्रक्शन। क्या मतलब? वर्तमान पुल मुख्य है, इसके निर्माण का समर्थन करने के लिए छोटा पुल था। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे एक न्यूज़ थी। आइए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि ये है क्या और कहाँ पे है ये। तो चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा और पास कर लेता हूँ इसको मैं। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि दिनकर पेरी नई दिल्ली भारत पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग से एक झील है पर चीन द्वारा लगभग एक पुल के निर्माण की बारीकी में निगरानी कर रहा है जो कब्जे वाले क्षेत्र में है। विदेश मंत्रालय एमई ने गुरुवार को कहा। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि झील के दोनों किनारों को जोड़ने वाला एक व्यापक पुल वर्तमान में निर्माणाधीन था जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के लिए सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से समय में कटौती करेगा। जबकि इस साल की शुरुआत में बनाए गए छोटे पुल का उद्देश्य मुख्य रूप से इसके निर्माण का समर्थन करना था। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है और थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि मुख्य पुल का निर्माण कभी शुरू हुआ था और छोटा पुल जिसकी उपग्रह जो छवियां हैं जनवरी के सामने आई भी थी। एक अस्थायी पुल नहीं था बल्कि एक छोटा सा पुल था, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि अभी भी जो पानी है पुल पीएलएम सैनिकों के आवाजाही के लिए समय में काफी कटौती करने में मदद करेगा। आगे यहाँ पे यह भी कहा गया कि मुख्य एक के निर्माण का समर्थन करने के लिए बैली ब्रिज छोटा पुल जिसके निर्माण अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और इस साल जनवरी तक चला, मार्च में शुरू हुआ और अप्रैल तक पूरा हो गया। यह एक बड़े और व्यापक निर्माण का समर्थन करने के लिए एक समर्थन पुल है की ऊंचाई सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक सूत्र के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पहले एक इतना नीचे था कि गश्ती नौकाएं उसके नीचे से नहीं गुजर सकती थी, ऐसा इसके बारे में बताया जा रहा है। अगर वहीं पे आगे थोड़ा सा समझें इसके बारे में तो एक मिनट, हाँ इसके बारे में अगर इसको एक मिनट थोड़ा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ चलिए आगे कहा जा रहा है कि यह एक पैटर्न है जिसका वे अन्य स्थानों पर भी पालन करते हैं, इसलिए इसे दूसरा पुल नहीं कहा जा सकता। साप्ताहिक प्रेस वार्ता में इस सवालों के जवाब में विदेश मामलों के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा कि हमने एक नए पुल या पुराने पुल विस्तार पर मीडिया रिपोर्ट देखी है। यह एक सैन्य मुद्दा है इसलिए मैंने निहितार्थ पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन भारत हमेशा से मानता आया है कि यह क्षेत्र अधिकृत क्षेत्र है, हम जारी रखते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और कहा जा रहा है, उसको भी समझ ही लेते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि इस तरह के विकास के निगरानी इस तरह के जो विकास की निगरानी है वो लगभग सरकार करती है और निर्माण के वर्तमान स्थिति पर ऊपर उद्धृत स्रोत ने कहा कि निर्माण सामग्री को पिछले महीने डंप किया गया था और मुख्य पुल हो पर काम अभी शुरू हुआ था। नवीनतम छवियों में पियर्सन निर्माण सामग्री या क्रेन को दिखाया गया है साइट में। इसके अलावा कहते हैं कि यह कहते हुए कि एक ही स्थान पे दो पुलों के होने का मतलब नहीं है। सूत्र ने नोट किया है कि मुख्य पुल काफ़ी ऊंचा है और चौड़ा भी था। इसके साथ साथ बख्तरबंद वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए पीएलएल काम करेगा। जैसा कि पहले बताया गया कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाला पीएल के लिए सैनिकों और उपकरणों को संस्थानित करने के समय से काफ़ी कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस झील के बारे में बताया गया, एक न्यूज़ थी, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि इसको आपको बताना चाहिए, तो डेफिनेटली मैंने इसको इसीलिए इसको ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको यूज़फुल लगेगा तो डेफिनेटली इसको आप पढ़िएगा और मुझे लगता है कि अगर आप एज ए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ही। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग।
आप यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा, ये न्यूज है सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही। तो यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, तो आइए मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। क्या कहा जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए देखिए, SC it means Supreme Court says center state have equal powers to make GST related law। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र राज्यों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्तियां भी समान रूप से हैं, ऐसा बताया जा रहा है बाय सुप्रीम कोर्ट। न्यूज़ क्या है, तो इट कन्फर्म्स गुजरात हाई कोर्ट रूलिंग द गवर्नमेंट कांट लेवी IGST ऑन ओशियन फ्राइट इंपोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका, कहा जा रहा है कि एक गुजराती SC के फैसले की पुष्टि करता है कि सरकार समुद्री माल पर IGST नहीं लगा सकती, ऐसा करके यहाँ पे न्यूज़ है। आइए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं इसको भी, है क्या ये। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग भी। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक लोकतंत्र की भलाई के लिए सरकारी संघवाद के महत्व का समर्थन करते हुए फैसले में कहा कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं के पास समान कानून बनाने के लिए समान एक साथ अद्वितीय शक्तियां हैं। सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें उन पर बाध्यकारी नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि शीर्ष अदालत का फैसला गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले की पुष्टि करते हुए आया है कि केंद्र समुद्री माल आयातकों पर एकीकृत माल और सेवा IGST नहीं लगा सकते, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर आगे ये भी कहा गया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें जो सिफारिशें हैं संघ और राज्य को शामिल करने वाले एक सहयोगी संवाद का उत्पाद हैं। वे प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं। सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य है। उन्हें बाध्यकारी मानने से राजकोषीय संघवाद बाधित होगा। जब दोनों संघ, आगे से देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कि दोनों संघ और राज्यों को कानून बनाने के समान शक्ति प्रदान की जाती है। तो जीएसटी न्यायमूर्ति DVI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, यहाँ पे बताया गया कि जो भी जीएसटी यानी कि न्यायमूर्ति DVI चंद्रचूड़ जो जी थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता वाली जो पीठ थी, उन्होंने कहा कि अदालत ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246A जो राज्य को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, राज्य संघ राज्यों को समान इकाइयों के रूप में मानता है। यह प्रदान करता है कि जीएसटी पर कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति केंद्र और राज्य यानी कि अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद का गठन करते हुए यह कल्पना करता है कि न तो केंद्र और न ही राज्य वास्तव में दूसरे पर निर्भर है। जीएसटी चंद्रचूड़ व्याख्या की उन्होंने इस प्रकार बता के। फिर अगर देखें तो आगे ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून बनाते समय केंद्र और राज्य स्वायत्त, स्वतंत्र और यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धी इकाइयाँ थे। संघीय प्रणाली एक बहुलवादी समाज की जरूरतों को लोकतांत्रिक तरीके से समायोजित करने का एक साधन है। लोकतंत्र और संघवाद परस्पर निर्भर है। संघवाद केवल एक अच्छी तरह से काम करने वाले लोकतंत्र में स्थिर होगा। संघीय राज्य व्यवस्था की संगठक इकाइयां हैं, शक्ति के अभ्यास की जांच करता है। एक समूह को व्यायाम करने से मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा प्रमुख रूप से, ऐसा यहाँ पे नोट में कहा गया। और यहाँ पे थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, जीएसटी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसले का कोई मतलब नहीं है। जीएसटी शासन के कामकाज में किसी भी तरह के बदलाव या वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह भी कहा कि जैसा कि कुछ राज्यों में एक फैसले का स्वागत किया गया, जबकि केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल ने इसकी सराहना भी की। यहाँ पे कहा गया कि सहकारी संघवाद को कायम रखते हुए उनके तमिलनाडु के समकक्ष पालिनीवेल जो क्षेत्र है वहाँ पे शासन ने राज्यों के अधिकार की रक्षा की। तो यहाँ पे बस इतना ही था, और न्यूज़ ये थोड़ी और भी बड़ी थी, लेकिन मैंने आपको मेन यहाँ पे बता दिया। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आपको एट द एंड तक नहीं पढ़नी है। आपको बस उसका मीन समझना है कि एक्चुअल में न्यूज़ है क्या, उसमें जो आर्टिकल्स आए हैं उसको आपको पॉइंट आउट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ पढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है, ना कि उसको पूरा मगअप करना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए और बस अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि अच्छा यहाँ पे ये न्यूज़ है तो इसको हाउ विल यू थिंक अबाउट दैट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादा काम करेगी आपके एग्जाम के टाइम पे। और उन सारे ही लोगों को जो इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे हिंदी वर्जन, तो आप इसके थ्रू भी आप अपनी इंग्लिश को सुधार भी सकते हैं।
चलिए चलते हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूं कि ये बनाने बहुत मेहनत लग जाती है, लेकिन फिर भी मैं उन सभी भाई बहनों के लिए मेहनत करता हूँ जो एज अ हिंदी मीडियम होते हुए अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, जिनको लगता है कि द हिंदू एक एज अ बर्डन है जिसको हम समझ नहीं सकते। तो उनके लिए एक मेरी तरफ से एक छोटी सी मुहिम है जिससे उनको उनकी तैयारी में किसी प्रकार की कमी नज़र ना आए। चलिए अब चलते हैं, थोड़ी सी आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये न्यूज़ देख लेते हैं। ये हमारे साइंस एंड टेक वाले पार्ट में ज़्यादा काम करेगा ये। तो क्या है न्यूज़, समझते हैं। पॉकेट ऑफ होप लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर चीज़ें छोटी दिख रही हैं तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जूम करके उसको समझाने की। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, उसको तो मैं थोड़ा ऐसे ही बताऊँगा। एक्सप्लेन करते वक्त मैं थोड़ा सा उसको जूम कर लूँगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि पॉकेट ऑफ होप लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एशिया टू वार्ड ऑफ डोमस्टे इकोलॉजिकल सिनारियो। क्या है ये, आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे क्या है। ऐसा देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृति और मानवता को जोड़ती है प्रलय के दिन पारिस्थितिकी तंत्र से बचने के लिए दक्षिण एशिया में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है। तो देखो ये जो टॉपिक है ये बायोस्फीयर से रिलेटेड है, और ये बात हो रही है कि जो दक्षिण एशिया है वहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके प्रलय से बचने के लिए जो बायो रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। तो ऐसा करके यहाँ पे न्यूज़ है। आइए मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए एक मिनट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि विविधता वाल पहले से भेजे गए और भविष्य में मानव कल्याण का जीवंत ताना बाना और इसके तेजी से बढ़ने से प्रकृति और लोगों को समान रूप से खतरा है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर 2019 में 19 में जारी वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच द्वारा पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में जैव विविधता हानि के मुख्य वैश्विक चालक जलवायु आक्रामक प्रजातियां, अतिपूर्व संसाधन प्रदूषण और शहरीकरण है। तो मतलब यहाँ पे रीजन बताया गया है कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो घटते जा रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा कारण है हमारा जो प्रदूषण बाय ह्यूमन किया जा रहा है। आगे ये भी कहा गया इसमें यानी कि पृथ्वी तनाव में है, हमारी सामूहिक जो जातियां हैं इनके कारण पृथ्वी की जो प्राकृतिक या पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए जो बात हो रही है वो ह्यूमन को दोषी माना जा रहा है, क्योंकि उसके कारण ही क्या है कि जितनी भी हमारी यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है, बायोडाइवर्सिटी है, वो सारी चीज़ें खतरे में हैं। तो बस यहाँ पे यही सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखेंगे, परदेश बशर्ते हम 30 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है। तो यहाँ पे कहा गया कि पहला जो है श्रीलंका में इग्लू बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसे 1977 में नामित किया गया था। इसमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन के भीतर लगभग 25,500 हेक्टेयर शामिल था। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया है। भारत में बात करें तो नीलगिरी के नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं लगभग यहाँ पे कहा गया कि 2000 से अधिक यूनेस्को द्वारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व से नामित किया गया है इसको। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में ये फैला है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, और ये बस एक डेटा है, आप देख सकते हैं इसको। और मैंने मेन चीज़ें इसमें बता दी है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं इसको यहाँ से स्किप करूँगा। मैंने आपको न्यूज़ बता दी है, और न्यूज़ आप यहाँ पे अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर हो तो डेफिनेटली आप उसको भी एक बार देख लिया करिए। यहाँ पे तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। चलिए चलते हैं, अब आगे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इसको लास्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। ये हो गया, ठीक है। हाँ ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ ये मैं आपको एक बार बता दूं, चीज़ों को फिल्टर करना और दोनों ही लैंग्वेज में इसको एक बार कंबाइन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट बना के रखिए, और ताकि मुझे भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों की मदद में मैं आगे बढ़ता ही रहूं। तो प्लीज़ आप उन सारी चीज़ों को समझते भी रहें। चलिए अब समझ लेते हैं यहाँ पे न्यूज़ में अब क्या है। यहाँ है क्या यहाँ पे, ये कहा जा रहा है कि इक्विटी इंडिसेस प्लंग 2.6 ऑन इन्फ्लेशन ग्रोथ कंसर्न्स। ये क्या है,
कहा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिका, अच्छा ये हो गया आई थिंक, एक मिनट, नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। ईडब्ल्यूएस कोटा को, नहीं नहीं हो तो गया मेरे अकॉर्डिंग, एक मिनट, दूसरा न्यूज आ गया क्या यहाँ पे, अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पे दूसरी न्यूज आ गई है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम लोग रहने देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इधर, एक मिनट, ओके। हाँ चलिए थोड़ा सा यहाँ पे, एक मिनट, तुर्की चिंता, हाँ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ये न्यूज़ भी है। यहाँ पे कहा गया है कि तुर्की की चिंताओं पर चर्चा को तैयार, यानी कि फिनिश राष्ट्रपति का कहना है कि आतंकवाद को गंभीरता से लेते हुए स्वीडिश प्रधानमंत्री अंकारा के साथ मुद्दे को, यहाँ पे कहा गया है कि सराहने के इच्छुक हैं। स्वीडिश लोगों को नाटो के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि निस्लो ने कहा कि उनका देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने के अपने आवेदन पर तुर्की की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पश्चिमी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए अन्य देशों के आवेदन के बाद व्हाइट हाउस में श्री निस्टो और स्वीडिश प्रधानमंत्री मैग्डेला एंडरसन की मेजबानी की। दोनों देशों ने औपचारिक रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर ब्रुसेल्स में संगठन में शामिल होने के लिए बुधवार को एक मतलब मीटिंग हेल्ड करी है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। और आगे ये भी है, देखिए कहा जा रहा है कि नाटो सहयोगियों के रूप में हम तुर्की की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होंगे, जैसे तुर्की हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। हमें आतंकवाद को गंभीरता से लेते हुए श्री निनिस्टो ने व्हाइट में श्री बाइडेन और सुश्री एंडरसन के एक साथ सभा में टिप्पणी के दौरान कहा कि हाउस रोज हैं, हम उन सभी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जो तुर्की के को हमारे बारे में हो सकती है। आगे ये भी कहा गया कि खुले और रचनात्मक तरीके से सदस्यता हो, ये चर्चा से पहले हो चुकी है और अगले दिनों में जारी रहेगी। एंडरसन ने कहा कि उनका देश किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए तुर्की सहित सभी नाटो सदस्यों के साथ चर्चा में था। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो से आवेदन पर तुर्की के साथ आपत्ति जताई है। आगे ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने गुरुवार को देशों में कुर्दिस्तान की वीवर्स पार्टी पीकेके के आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रकार से आई थिंक ये जो न्यूज़ है टोटल बताई जा रही है, जो नाटो है और नाटो से रिलेटेड जो भी यहाँ पे और कंट्री आपस में जुड़ने वाली हैं, तो उसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पे। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये और ये जो बाइडेन है और एंडरसन जी हैं, तो यहाँ पे आके एक मीटिंग कर रहे हैं और भविष्य में किस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे, ऐसा यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, ओके। सो दोस्तों बस आज की न्यूज़ में बस इतना ही था, और इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ थी मैंने फिल्टर करके यहाँ पे आपके सामने उपस्थित करी है। और यहाँ पे ये लास्ट एक न्यूज़ थी, बट इसको मैंने ले लिया, ये एज सच इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ये है कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये कहा जा रहा है कि वैचारिक युद्ध का मैदान नहीं विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय को वैचारिक युद्ध का मैदान नहीं मानते हैं अमित शाह जी। उन्होंने कहा कि शाह ने दिल्ली विश्वविद्यालय को बदलाव का वाहन बताया, ठीक है, कि मतलब यहीं से बदलाव हो सकता है, यहीं के जो छात्र हैं आने वाले जो फ्यूचर में जो भी बदलाव होगा इन्हीं के थ्रू होगा। तो ये भी कहते हैं कि छात्रों को उनकी जड़ों से जोड़ने का जो श्रेय है वो एनईपी को दिया है। तो बस यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके बारे में इन्होंने बात करी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो बच्चों की जड़ें हैं उसको मतलब कहीं ना कहीं अच्छा बनाने में एनईपी का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने के लिए ले लिया था। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो, कहीं समझ ना आया हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि सर वीडियो में चेंजेस करें, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, मैं डेफिनेटली उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। और जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल होता है वो सुबह लगभग 9 के करीब अपलोड कर दिया जाता है, तो आप उसको भी देखते रहा करिए, और वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है,
तो जिस हिसाब से आपको ठीक लगे आप प्रिपरेशन अपनी करते रहें। और यहाँ पे मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ़िल्टर करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कर देता हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। तो आप भी अपना सपोर्ट बना के रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करिए, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए। और किसी भी प्रकार से अगर आपको कमी नज़र आती है तो डेफिनेटली उसको आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रकार के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूं ताकि आपको बिना किसी रुकावट के डेली पहुंचती रहे इस प्रकार की वीडियो। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।